सतीश कुमार यादव को आज से नहीं, वर्षों से मैं जानता हूं। भगवान ने दिल डौल भी हमारे सतीश कुमार यादव को जरा ठीक ठाक दिया है। जिसके सामने भी खड़े हो जाते होंगे उसको भी नीचे से ऊपर देखने के बाद 4 बार सोचना पड़ता होगा कि भाई इस प्रत्याशी से जरा संभल कर बात करो। और इनके बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है बहने भाई, हो सकता है प्रत्याशी होता है, विधायक होता है, व्यस्तता होती है, विधानसभा की भी व्यस्तता होती है और साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। हो सकता है किसी की अपेक्षा रही होगी यह काम हो जाए, हो सकता है वो न हुआ हो, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ सतीश कुमार यादव ने अपने विधानसभा के विकास की अपनी तरफ से कोशिश की है और इस विधानसभा का विकास हुआ है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि आने वाले वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए ने यह फैसला किया है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रहेंगे। बिहार अब गरीब बिहार नहीं रहने पाएगा। और इस जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पिछले 10-5 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार रहते हुए प्रत्यक्ष आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने लालू जी की सरकार देखी है, कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव की भी सरकार देखी है। क्या बहनों भाइयों, कोई व्यक्ति उंगली उठाकर यह कोई आरोप लगा सकता है, चाहे वह नीतीश कुमार जी वहां पर हो, चाहे यहां पर आपका विधायक सतीश कुमार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। जिसका दामन साफ होगा बहनों भाइयों, वही बिहार को विकसित बिहार बना सकता है। आने वाले वर्षों में हम लोग बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको फैसला करना होगा कि आप बिहार को विकसित बिहार, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं या फिर उसे फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा एक आवाज में बतलाइए, क्या बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं कि आप फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, मैं सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं, विकसित बिहार भी यदि कोई बना सकता है तो केवल और केवल एनडीए बना सकती है और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी अथवा गठबंधन नहीं बना सकता। आप ये कहेंगे कि यह आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं, विकसित बिहार बना सकता है कोई तो केवल एनडीए बना सकती है। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 के पहले का भी आपने भारत देखा है और 2014 में एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भी आप भारत को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक दुनिया के मंचों पर लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में जिसे अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वो हमारा भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है मेरे बहनों भाइयों। और आज मैं विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, नहीं होगा तो आपके बीच नहीं आऊंगा और केवल मैं ही यह विश्वास नहीं दिला रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाओं ने यह दावा किया है
भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। हमसे यदि कोई पूछे, सच में हमारा दिल तो कहता है तीसरा स्थान भी हमको स्वीकार नहीं है। भारत को तो धन दौलत के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं बहनों भाइयों, और मुझे लगता है कि यह बनकर रहेगा। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है, 10 साल में हम लोगों ने बहनों भाइयों 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही होगी। विकास करने का सामर्थ्य, विकास करने की कुवत, विकास करने की कला यदि किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है मेरे बहन भाइयों, इसलिए आया है। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े यदि अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं, तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों। उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहां क्या क्या काम हुआ है। यहां ही नहीं, पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बतलाया गया होगा। माताएं बहनें यहां पर नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, घर वालियों को इस बात की जानकारी होगी, अभी 10-10 हजार रुपया देने का जो फैसला हमारी एनडीए सरकार ने, नीतीश जी ने किया था, वह सबको मिल गया है घर घर में माताओं बहनों को, कि नहीं मिल गया है? जो कहा है वह किया है। और आप ये कहेंगे भाई आप ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहनों भाइयों, इसलिए हम करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे दलों में और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बिहार में कितनी बढ़ी है, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। जब आरजेडी आती है, वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको, तुम्हारे बेटे को, घर वाले को, घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में? और अब वो वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में, और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है, और केवल रोजगार देने पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो कहां से लाएंगे? मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति सच बोलकर नहीं की जा सकती?
बहनों भाइयों, यदि सार्थक राजनीति की जा सकती है, सेवा भाव से यदि राजनीति की जा सकती है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। झूठ बोलकर कभी सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। हमारी देश में सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं। नक्सलवाद के मेरे बहनों भाइयों पैर पूरी तरह से उखड़ गए हैं। अभी इस हिंदुस्तान से लोग यह मानते थे कि नक्सलवाद हिंदुस्तान में इतना तेजी से फैलता जा रहा है कि हिंदुस्तान से नक्सलवाद को समाप्त करना अब बहुत ही कठिन काम है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, यदि नीयत साफ हो तो उस चुनौती पर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यह काम यदि कोई कर सकती है तो केवल और केवल एनडीए ही कर सकती है। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में। पहले नहीं कह सकते थे आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत है थी? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। यह है अंतर। बहनों भाइयों, हमारे पास आंकड़े बहुत सारे हैं। मैं सारे आंकड़े आपके सामने पेश नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लगभग सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भारत के आप नागरिक हैं और मैं जानता हूं हर भारतवासी मान, सम्मान, स्वाभिमान का बहुत ही धनवान होता है, बहुत धनी होता है। वह बिना खाए 2-4 दिन तो गुजार सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान, सम्मान, स्वाभिमान के मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मेरे बहनों भाइयों, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां जैसे नौजवानों ने 20 साल, 21 साल की जवानी में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। उस स्वाभिमान की भावना की रक्षा भी यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल एनडीए कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये लोग समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर सरकार बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, हम समाज को हिंदू, मुसलमान, जाति, पंथ, मजहब के आधार पर बांटकर सरकार नहीं बनाना चाहते, बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। कोई यह बतला दे, मुसलमान भी, कोई भी यह बतला दे, जो भी सहायता, चाहे हमारी राज्य सरकार यहां बिहार की हो, नीतीश जी की, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, किसी के साथ भेदभाव किया हो कि यह फला जात का है, इसको तो मदद कर दो, फला धर्म का है, इसको तो मदद कर दो, लेकिन फला जाति हो, फला धर्म का है, इसकी मदद नहीं होनी चाहिए। क्या कभी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है? क्या कोई भेदभाव किसी के साथ किया है? या पूरी जमात में खड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि किया हो तो एक व्यक्ति कोई हाथ उठा दे कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया। ये लोग बराबर समाज को जाति, पंथ, मजहब और हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट कर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मजबूत सरकार यदि बनाई जा सकती है तो सभी को साथ लेकर ही मजबूत सरकार बनाई जा सकती है, और जब सभी को साथ लेकर हम मजबूत सरकार बनाएंगे तो सभी को साथ लेकर भारत को विकसित भारत भी हम बनाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत के प्रति जो धारणा बनी हुई थी, उस धारणा को हम लोगों ने बदल दिया।
पहले दुनिया के लोग यह मानते थे भारत तो बहुत कमजोर भारत है, भारत यह गरीब भारत है। अब दुनिया के देश इसे नहीं मानते, भारत को कोई कमजोर भारत नहीं मानता। आपने देखा होगा, जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक किया, और जब आतंकवादियों ने हमारे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसकर जो वहां पर घूमने टहलने गए थे नौजवान नवयुवतियां जो घूमने टहलने गई थी, धर्म पूछ पूछ कर मारा है मेरे बहनों भाइयों, धर्म पूछ पूछ कर इन लोगों ने मारा है। और पाकिस्तानी लोग यह मानकर चल रहे थे बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हम लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी सबको खुली आजादी, आगे बढ़िए। और मैंने अपने सेना के सारे प्रमुखों को बुलाकर जब उनकी बैठक की, मैंने कहा कि इस समय 2-4 दिन के अंदर ही हमको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे हमारे सेना के अध्यक्ष रहे हों, चाहे नौसेना के अध्यक्ष रहे हों, चाहे वायुसेना के अध्यक्ष रहे हों, तीनों ने कहा कि सर जो आदेश होगा हम ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से चटपट भी करने के लिए हम तैयार हैं। और बहनों भाइयों, आपने देखा है, आपने प्रत्यक्ष देखा है, आपको टेलीविजन के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से केवल उन्हीं ठिकानों पर अटैक किया जहां पर कि आतंकवादी संगठन चलते थे, जहां पर आतंकवादियों के केंद्र थे। हम लोगों ने किसी पाकिस्तानी आम नागरिक के ऊपर कोई हमला नहीं किया, यह हम लोगों की सोच है। लोगों ने कहा साहब धड़ल्ले से मारिए, कोई मर जाता है मर जाए, इसकी चिंता मत करिए। लेकिन हम भारत के लोग हैं मेरे बहनों भाइयों, जो कि हमारे घर की माताएं बहनें घर में यदि आटा गूंथती होती हैं तो बगल से यदि चींटी कोई गुजर जाती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के भी खाने के लिए उसके दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल दें। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर मुस्लिम विरोधी होने का हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारत वह देश है दुनिया का जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए हम लोगों ने जब केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, और बहनों भाइयों उन्होंने 25-26 लोगों को मारा था, धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। और आपको जानकर खुशी होगी कि सारी दुनिया में इसकी सराहना हुई। भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया को हुआ। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, अब हमारे कर्पूरी ठाकुर जी गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे, इसी बिहार की धरती पर बिहारी मां की कोख से पैदा हुए थे। पूरी ईमानदारी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया था। कांग्रेस के लोग आते रहे, 50-55 वर्षों तक अखंड इन लोगों ने सरकार चलाई।
केवल कर्पूरी ठाकुर जी की इसलिए चिंता नहीं की। अरे वो तो गरीब के बेटे हैं, मुख्यमंत्री रह लिए तो क्या हुआ, और अपने यदि लेना होगा तो खूब भारत रत्न लेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री उन्होंने कहा बने, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के लोगों की सेवा की है, उसके लिए उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, और हम लोगों ने भारत रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। और बहनों भाइयों, हम लोगों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, घोषणा पत्र जारी हो चुका है। बहुत सारी बातें उस घोषणा पत्र में कही गई हैं, और जैसा हमको सतीश कुमार यादव जी ने बतलाया है कि शायद उसकी जानकारी काफी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। विश्वास रखिएगा, जो कुछ भी घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा है, अक्षरशः उसका पालन करेंगे, अक्षरशः उसका पालन करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि आप अक्षरशः पालन करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बहनों भाइयों, बार बार मोदी जी हमसे कहते थे, हम दोनों लोग जब बैठते थे कहते थे कि राजनाथ जी इसको जरूर दिखवा लीजिएगा कि घोषणा पत्र में जो चीजें कही जा रही हैं सरकार बनने के बाद उसको पूरा किया जा सके। मैंने कहा नहीं, पूरी सावधानी बरतूंगा, और एक एक वादे को हम लोगों ने पूरा किया। पढ़े लिखे यहां पर नौजवान हैं, उठाकर हमारे घोषणा पत्रों को 2014 के देख लें। 2019 में जब घोषणा पत्र बनने लगा, तब भी मोदी जी ने कहा कि जो घोषणा पत्र बनेगा उसको यदि कोई देखे किसी की देखरेख में होगा तो राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा। अब उस समय का भी घोषणा पत्र हमारी देखरेख में बना था। आप उठाकर देख लीजिए, एक एक वादे को पूरा किया है। 2024 में भी जो घोषणा पत्र बन रहा था तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी आप ही घोषणा पत्र देख लीजिए, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई ऐसी बात न उसमें हो जाए जो कि पूरी ही न की जा सके। इस हद तक जाकर चिंता करना, ताकि हमारी विश्वसनीयता के ऊपर, हमारी साख के ऊपर किसी भी सूरत में सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। यह हम लोगों की सोच है। तो आज अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है, आप लोग उठाकर एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा मेरे बहनों भाइयों में। 5 वर्ष के अंदर सारी की सारी चीजें पूरी होकर रहेंगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सतीश कुमार यादव को मेरे बहनों भाइयों बंपर वोटों से जिताइए। पिछली बार कितने जिताया था इन लोगों ने? अच्छा 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 10 में 13,000 जीते थे, 2 बार। बताइए, चलो अच्छा, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन बहनों भाइयों, मुझे तकलीफ है ऐसा व्यक्ति चुनाव यदि हारता है, क्या होगा देश का। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, जो भी कमी रह गई हो अब तक की, यदि सचमुच ईमानदारी से आप मुझे वचन देना चाहते हैं, हाथ उठाकर तालियां बजाकर बतलाइए, इस बार हम सारी कमी को पूरा करेंगे। तो मैं यह मान कर जाऊं बंपर वोटों से हमारे सतीश यादव जी को चुना कर आप भेजेंगे। बोलिए, इधर के लोग बोलिए, पक्का? वहां जो खड़े हैं वो लोग जरा बतलाइए, पक्का? प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, याद रखिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सतीश जी, आपको भारी भरकम 12-13 हजार से काम नहीं चले। कितने से? तो सुन लीजिए, यदि आप लोगों ने कहा है कि 50,000 से जिताएंगे, मैं मान लूं 50,000 जिताएंगे, सुनिए तो पहले 50,000 में दूंगा।
आप ऐसा करिए 40-50 हजार के बीच में इन्हें जिता दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं फिर से इनके चुनाव जीतने के बाद यदि सतीश जी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं अपने राजनाथ बाबू